बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से अगर आपको देखें कर्वी लीनियर कर्व, आपके पास दो वर्ड्स इकट्ठे हैं, कर्वी कर्वी एंड लीनियर, मतलब आपके पास कोई कर्व शेप भी होगी और कुछ लीनियर, कुछ ऐसा भी केस आएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है एक्स एंड वाई एक्सिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मेन डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि कर्वी लीनियर कहते किसको है। कर्वी लीनियर में अगर आपने जब भी कर्वी लीनियर पढ़ना है तो आपने अपने माइंड में साथ कार्टीजियन को भी चलाना है। कार्टीजियन में आपके पास अगर आपके पास एक प्लेन है, एक्स वाई एक्सिस है, तो उसमें आपके पास जैसे कि यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो आई और जे यूनिट वेक्टर्स होंगे, और इन द केस ऑफ स्पेस आपके पास एक्स वाई जेड है तो आपके पास उसके अंदर आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो आई जे के होंगे। इसी तरह आपने कार्टीजियन को साथ साथ अपने माइंड में लेकर चलना है और तब आप कर्वी लीनियर को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि कार्टीजियन आप इससे पहले कई जगह पे पढ़ चुके हुए होंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कर्वी लीनियर और कार्टीजियन में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। तो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट लाइंस होती हैं वो कर्व हो सकती हैं, लेकिन कार्टीजियन में कभी भी ऐसे नहीं होता। कार्टीजियन में हमेशा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वो कर्व कभी नहीं होती। देखिए, ये देखें आप, आपके पास एक कार्टीजियन सिस्टम है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है, या आपके पास A1 एक्स एक्सिस, A2 वाई एक्सिस, और यहाँ पर आपके पास थीटा 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन इन द केस ऑफ कर्वी लीनियर आपके पास लाइंस कर्व हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने जब आपने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा तो आपके पास यहाँ पे कुछ लाइंस कर्व आपको शो हो रही हैं। A1 A2 है, उसका एंगल थीटा 1 है, A2 का एंगल थीटा 2 है, तो आपके पास कुछ कर्व शो हो रही है। तो सबसे मेन डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि कर्वी लीनियर में मे बी कर्व्ड एंड नॉट अलाउड इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टीजियन में ये नहीं होता है। अब द बेसिस सेट इन कर्वी, अब कर्वी लीनियर में कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होता एंगल, ठीक है। ऑर्थोगोनल किसे कहते हैं? ऑर्थोगोनल जब आपके पास एंगल 90 डिग्री का बनता है, मतलब कि आपके पास हमेशा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। जब आपके पास ये कर्व लाइन बन जाएंगी तो कर्व में तो आपके पास ऑर्थोगोनल होगा ही नहीं। लेकिन इन द केस ऑफ कार्टीजियन सिस्टम यहाँ पर आपके पास जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री का होगा। तो कार्टीजियन में एंगल ऑर्थोगोनल होता है, कर्वी लीनियर में एंगल ऑर्थोगोनल may not be orthogonal everywhere in space. The basis vector don't have to be at 90 degree to each other and don't have a magnitude of 1। और उसका जो बेसिस वेक्टर होते हैं वो लाजमी नहीं है कि वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाए और उनका मैग्नीट्यूड जो हो वो 1 ही हो। तो ये थोड़ा इसका इंट्रो था। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर। ऑर्थोगोनल का वर्ड जब भी आए आपने याद रखना है, ऑर्थोगोनल इट्स मीन कि आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? जब उसके बेसिस वेक्टर हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब आपका पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे वो दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट लाइंस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इट्स मीन कि आपके पास लाइंस हैं। अब आपने उन लाइंस का उस बेसिस वेक्टर के साथ कंपेयर करके देखना है और आपने उसकी एग्जांपल बतानी है। जैसे कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं और आपके पास जो बेसिस वेक्टर हैं वो ऑर्थोगोनल हैं अगर, तो आपके पास, अब आपके पास स्ट्रेट लाइन, हम इसको थोड़ा सा ड्रा करके साथ समझ लेते हैं। अब कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट लाइन आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइंस हैं, और इट्स मीन कि आपके पास ये कोई सिस्टम है और ये स्ट्रेट लाइंस हैं और दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं। बेसिस वेक्टर, अब ये ऑर्थोगोनल भी हो गए, यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल भी बन सकता है। तो ये वाली चीज़ जब स्ट्रेट लाइन हो और ऑर्थोगोनल हो तो वो आपके पास कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उसकी एग्जांपल बन सकती है। इन सिमिलर अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो ऑर्थोगोनल नहीं है तो वो एक स्क्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम उसकी एग्जांपल में आएगा। एंड अगर आपके पास कर्व है और वो ऑर्थोगोनल है, तो कर्व हो और ऑर्थोगोनल हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट इसके बाद कर्वी लीनियर के बाद यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास कर्व है और ऑर्थोगोनल है तो आपके पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है उसकी एग्जांपल में। देन मतलब कि कर्व, उसकी जो लाइंस हैं वो कर्व हैं, मतलब आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो, यहाँ से देख लेते हैं, कुछ इस तरह सा का जो आपके पास कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, लेकिन वो एंगल उसका जो है ना वो 90 डिग्री का बन रहा है, वो बिल्कुल
ऐसे स्ट्रेट है वो कर्वी लीनियर है। तो इस तरह आपके पास जो उसकी एग्जांपल आएंगी वो क्या हो सकती हैं, वो हो सकता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन द केस अगर आपके पास कर्व है लेकिन वो आपके पास ऑर्थोगोनल नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो वो आपके पास एक एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अभी हम इन सारी शेप्स को एलिप्टिकल, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल नेक्स्ट ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो अभी एग्जांपल्स के लिए अभी इनका नाम ही काफ़ी है, आपने बस याद रखना है। स्ट्रेट है तो ऑर्थोगोनल है, तो कार्टेशियन। स्ट्रेट है तो ऑर्थोगोनल नहीं है, कर्व है तो ऑर्थोगोनल है, और कर्व है तो ऑर्थोगोनल नहीं है। तो आपके पास कौन सी एग्जांपल बनेगी, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। देन नेक्स्ट आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से आपके पास मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कर्वीलिनियर का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले आपने कार्टेशियन को अपने दिमाग में रखना है कि कार्टेशियन में हमारे पास क्या होता था, हमारे पास कुछ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स वाई जेड, जो किसी भी पॉइंट पर हम इसको स्पेस में अगर हम प्लेन में एक्सप्रेस करते थे तो एक्स वाई, इन द केस ऑफ स्पेस तो आप एक्स वाई जेड कहते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एनी पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने एक्स वाई जेड जो रेक्टेंगुलर पॉइंट्स हैं इनको एज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 एक्सप्रेस करना है। स्टार्टिंग से आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। हम एक्स को एक्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्स एज अ u1 u2 u3, वाई को वाई एज अ u1 u2 u3 एंड जेड एज अ u1 u2 u3। और फिर आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है। ये जो दो इक्वेशन लिखी हैं आपके पास बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में ये पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है। मतलब अगर आप x को u1 u2 u3 एक्सप्रेस कर रहे थे तो अब आपने क्या करना है, u1 को u1, अब आपने u1 को एज एक्स वाई जेड एक्सप्रेस कर देना है। मतलब कि आपके पास u1 एज एक्स वाई जेड, u2 एज एक्स वाई जेड एंड u3 एज एक्स वाई जेड। अभी हम ये क्यों करें अभी हम देखेंगे। Given a point with a rectangular coordinate xyz, we can associate a unique set of coordinates u1, u2, u3 called the curvilinear coordinate of the point। अब आपके पास कोई भी पॉइंट है, रेक्टेंगुलर पॉइंट, जहाँ पे हमारे पास पहले जो उसके पॉइंट्स थे एक्स वाई जेड थे, तो जब हमने उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की और हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बना वो u1, u2, u3 का बनेगा, और उस u1, u2, u3 के सिस्टम को आप कहेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, और वो जिस पॉइंट पे होगा उसको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो इट्स मीन कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है रेक्टेंगुलर से इन u1 u2 u3 और u1 u2 u3 आपके पास क्या है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है। हेंस एनी पॉइंट p कैन बी डिफाइंड इन स्पेस नॉट ओनली बाय रेक्टेंगुलर बट आल्सो बाय कर्वीलिनियर। आप स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर ही नहीं, आप उसको एज अ कर्वीलिनियर u1 u2 u3 भी एक्सप्रेस करेंगे। ये मेन बात है। आपने एक्स वाई जेड को, पहले हमने एक्स को एज ए u1 u2 u3 एक्सप्रेस किया, अब हमने जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की तो हम u1 को एज एक्सप्रेस करेंगे, u1 को एज एक्स वाई जेड, u2 को एज एक्स वाई जेड एंड u3 को एज एक्स वाई जेड। तो ये डेफिनेशन होगी। अभी हम इस वाली स्पेस को भी समझेंगे कि ये उन्होंने किस तरह से किया हुआ है। सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर्स पे चलते हैं। यूनिट वेक्टर्स में क्या है, लेट आपके पास कोई भी पोजीशन वेक्टर जैसे होता था, आप कोई भी पोजीशन वेक्टर उसके आपके पास इन द केस ऑफ स्पेस आपके पास एक्स वाई जेड एक स्पेस है। यहाँ पे मैं एक न्यू ड्रा कर लेती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ये आपके पास एक स्पेस है। इन द केस ऑफ प्लेन भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपके पास प्लेन है तो एक्स वाई है, इट्स मीन कि आपके पास एक्स का यूनिट, या आपके पास एक्स एक्सिस है तो इसका यूनिट वेक्टर आपके पास आई होगा। ये आपके पास वाई एक्सिस है तो इसका आपके पास यूनिट वेक्टर जे होगा। एंड अगर आपके पास अगर ये जी एक्सिस है तो आपके पास इसका यूनिट वेक्टर के होगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि अगर आपके पास और उसके पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट पे, और अगर हमने उस किसी पॉइंट का उसका यूनिट वेक्टर चेक करना है, मतलब कि आपके पास एक पॉइंट है एक्स, अगर आपको वो कह देता है कि x जो है वो आपके पास 2 है और आपने उस 2 का जो है वो यूनिट वेक्टर चेक करना है, तो आप किस तरह से चेक करेंगे। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर मैं आपको इस डायग्राम की तरफ लेके आती हूँ। लेट आर एक्स आई वाई जे जेड के उनके यूनिट वेक्टर साथ लिखे हैं। बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी, कोई पॉइंट 2 जैसे कि मैंने x2 ले लिया, इस 2 का के कोई पोजीशन वेक्टर्स हैं उसके साथ। देन यूजिंग बाय ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड कर्वीलिनियर। आप कार्टेशियन और कर्वीलिनियर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, हम जैसे कि मैंने आपको बताया
कि हम उसको एक्स वाई जेड को इन रेक्टेंगुलर से हमने जब कर्वी लीनियर में लिखा तो हमने इसको एज ए u1 u2 u3 एक्सप्रेस कर सकते हैं और u1 को एज एक्स वाई जेड एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास r यूनिट वेक्टर था, उसमें एक्स वाई जेड उसकी पोजीशन थी, तो हम उस एक्स वाई जेड को एज u1 u2 u3 एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम इसको r लिखेंगे एंड देन एक्स वाई जेड को क्या लिख लेंगे, u1 u2 u3। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टेंजेंट। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या है, अब यूनिट वेक्टर में आपके पास दो तरह से यूनिट वेक्टर निकलेंगे। सबसे पहले आपने जो यूनिट वेक्टर्स देखने हैं कि आपके पास कोई भी टेंजेंट ड्रा होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं, जब आपने आपके पास ये थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये आपके पास u1 कर्व आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी u3 कर्व, u2 कर्व। तो u1 कर्व क्या है, u1 कर्व इट्स मीन जब आपके पास u1 कर्व होगी तो आपके पास जो टेंजेंट है वो u1 की तरफ आ रहा है। तो इस टाइम पे आपके पास u1 कर्व जब होगी तो आपके पास u2 और u3 दोनों कर्व जो है वो कांस्टेंट होंगे और u1 कर्व आएगी। इन सिमिलर वे जब आप u2 कर्व की बात कर रहे होंगे, जैसे हम एक्स वाई जेड प्लेन की बात करते थे, जब आप एक्स एक्सिस की बात करते थे तो वाई जेड कांस्टेंट होता था, जब आप वाई एक्सिस की बात करते थे तो एक्स जेड, एंड जेड एक्सिस की बात करते थे तो एक्स वाई कांस्टेंट। इसी तरह से जब आप u2 की बात करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे, u1 u3, और जब आप u3 की बात करेंगे तो उसके बैक साइड पे u1 u2 दोनों कांस्टेंट होंगे। ये तो थोड़ा सा था, मैंने आपको इस डायग्राम से देख के बताया। अब हमने असल में यूनिट वेक्टर बताना है, तो कोई भी टेंजेंट वेक्टर जो u1 कर्व एट पॉइंट P फॉर विच u2 u3 आर कांस्टेंट्स, इसको थोड़ा कम कर लें ताकि नज़र आ सके, इज। अब हम किसी भी यूनिट वेक्टर को किस तरह से लिखते थे, आपके पास जो भी यूनिट वेक्टर है आप u1 के अलोंग उस यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो पार्शियल r बाई u1 हो जाएगा, पार्शियल r बाई u1। और पार्शियल अब यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो पार्शियल r बाई u1 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। और आप इसके यूनिट वेक्टर को किसके इक्वल रखते हैं, इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर को हम एक टेंजेंट ही ड्रा करते हैं ना उसकी डायरेक्शन में। या अब हमने u1 का बताना है तो हमने उसके लॉन्ग एक टेंजेंट ड्रा करेंगे जिसको हम कहेंगे e1। तो e1 हेड, अब हम e1 हेड बताएंगे कि e1 हेड हमने इसको यहाँ पे क्यों कहा। सिमिलर वे e2 जब आप बात करेंगे तो आपके पास पार्शियल r बाय पार्शियल u2 होगा और उसका देन उसका मैग्नीट्यूड। एंड e3 की बात करेंगे तो पार्शियल r पार्शियल u3 होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा। ये तो हो गया थोड़ा सा इसके स्केल फैक्टर। उसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके, स्केल फैक्टर क्या होता है। स्केल फैक्टर से पहले यहाँ पे मैं आपको एक और मज़ीद बात बता दूँ, यहाँ पे नहीं लिखी हो शायद, हाँ जी, यहाँ पे आपने दो चीज़ें पढ़नी है। एक आपके पास स्मॉल e1 हेड, e2 हेड, e3 हेड आएंगे, देन आपके पास कैपिटल e1 e2 e3 आएंगे। ओके, लिखा हुआ मिल गया। अच्छा जी, अभी हम पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि e1 e2 e3 हेड को क्या कहते हैं। क्योंकि वो एक अगर टेंजेंट के अलोंग ड्रा हो रहे थे तो उसको आप टेंजेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। जो हमने अभी इससे पहले पढ़े हैं e1 e2 e3, इनको आप कहेंगे टेंजेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट का, ठीक हो गया। अभी हम दूसरे वाले भी देख लेते हैं, स्केल फैक्टर। अभी हमने यूनिट वेक्टर पढ़े, अब हम स्केल फैक्टर पढ़ लेते हैं। यूनिट वेक्टर था, कहीं कोई पॉइंट नहीं मिस हो जाए। ओके, यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास स्केल फैक्टर है, यूनिट टेंजेंट अलोंग u1 u2 u3 कर्व वी हैव। आपके पास जो यूनिट टेंजेंट आया है, मैं इसको थोड़ा सा कम जूम करती हूँ ताकि हमारा टॉपिक पिछले से रिलेट करता है तो हम इसको थोड़ा कवर कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो ये वाली टर्म आई थी, आप इस e1 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस डिनोमिनेटर के साथ। तो e1 पार्शियल r u1 हो जाएगा और पार्शियल r और पार्शियल u1 साइड पे हो जाएगा। तो हमने इस टर्म को उसी तरह से लिख लिया, e1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। देन आपने ये जो मैग्नीट्यूड वाली टर्म है आपने इसको h1 कह लेना है। या आपकी आसानी के लिए आपने यहाँ पर इस टर्म को h1 कह लेना है क्योंकि हम स्केल फैक्टर की बात करने वाले हैं। और ये जो स्केल फैक्टर होंगे ना, यही असल में हमारे पास h1 h2 h3 निकलेंगे। सिमिलर जब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन निकली थी उसको भी आपने
v2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो पार्शियल r बाय पार्शियल u2 है इसमें आपने इसको h2 कहना है, और h2 को आपने स्केल फैक्टर कह लेना है। सिमिलर h3, ये सारे आपके पास स्केल फैक्टर होंगे। द स्केल फैक्टर गिव्स ए मेजर ऑफ हाउ ए चेंज इन द कोऑर्डिनेट चेंज द पोजीशन। स्केल फैक्टर हमें क्या बताता है कि अगर आप किसी सिस्टम कोई भी अपने कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं तो उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेस में अगर आप इस पॉइंट पे थे और आपने अपनी कोऑर्डिनेट चेंज किया, कोऑर्डिनेशन चेंज किया, आप उस थोड़ा मूव किया और आप इस डायरेक्शन में इस कोऑर्डिनेट में अब आ चुके हैं, तो आपने देखें अगर आपके पास पहले यहाँ पे आपका पॉइंट लाई करता था, इस कोऑर्डिनेट में लाई करता था, अब आपका कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और आपकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। तो स्केल फैक्टर हमें बताता है कि कोऑर्डिनेट चेंज करने से पोजीशन भी पॉइंट की चेंज हो जाती है। देन नेक्स्ट है आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। del u1 is the vector at p normal to surface। अब आपने एक और बात याद रखनी है, यहाँ इस टेबल से देख लेते हैं डायग्राम से। अब जब आपके पास ये सारे थे, अब आपने याद रखना है कि जब आपके पास u1 कर्व है तो आपके पास u2 आपके पास किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, u1 c1 के इक्वल होगा, u2 c2 किसी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास u1 जो है वो 2 के इक्वल है, u2 3 के इक्वल है, u3 4 के इक्वल है, 2 3 4। अगर आप इसको इसी स्पेस में अगर आप 2 3 4 को ड्रा करेंगे तो वो पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करने चाहिए, और जब वो इंटरसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स को आप कहेंगे, देख लेते हैं। del u1 इज अ वेक्टर एट p नॉर्मल टू सरफेस u1 c1, u1 को c1 कह लिया है। अब आप उस del u1 को जो कि सरफेस के नॉर्मल हो रहा है, आप उसको उसकी डायरेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। होप सो आपको वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी। कोई पॉइंट मिसिंग होगा तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पीछे से जो है वो कवर करवा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।